बरुआखेड़ा नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत थे और बीच में छोटे छोटे घर बने थे। गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के पास दिन में भी कोई अकेला नहीं जाता था। लोग उस जगह को अच्छा नहीं मानते थे। गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक औरत रहती है। लोग उसे काली बड़की कहते थे। उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। बस इतना पता था कि वह रात में निकलती है और छोटे बच्चों को उठा ले जाती है। कई साल से गांव में एक ही बात बार बार हो रही थी। जब भी अमावस की रात आती थी, गांव में डर फैल जाता था। लोग जल्दी घर के अंदर चले जाते थे, दरवाजे बंद कर लेते थे और बच्चों को अपने पास सुला लेते थे। फिर भी हर बार कुछ बुरा हो जाता था। सुबह होते ही किसी घर से रोने की आवाज आने लगती थी। कोई छोटा बच्चा गायब हो जाता था। ना कोई आवाज सुनाई देती थी और ना कोई निशान मिलता था। गांव में एक बूढ़ी औरत थी जिसका नाम रामकली था। सब लोग उसे दादी कहते थे। वह हर बच्चे को समझाती थी कि अमावस की रात बाहर मत निकलना, नहीं तो काली बड़की उठा ले जाएगी। कुछ बच्चे उसकी बात मानते थे, लेकिन कुछ लड़के इस बात को मजाक समझते थे। उन्हीं लड़कों में एक था छोटू। छोटू को किसी बात का डर नहीं लगता था। वह हमेशा कहता था कि यह सब झूठ है और कोई भूत नहीं होता। एक दिन शाम को वह अपने दो दोस्त मुन्ना और बबलू के साथ बैठा था। गांव में फिर से अमावस की बात चल रही थी। लोग पहले से ही डर गए थे। छोटू हंसकर बोला, अगर सच में कोई औरत आती है तो इस बार हम उसे देखेंगे, छिप कर बैठेंगे और सच जानेंगे। मुन्ना ने डर कर कहा, यह सही नहीं है, अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। बबलू ने भी कहा, मुझे डर लग रहा है। लेकिन छोटू नहीं माना। उसने कहा, डरने से कुछ नहीं होता, एक बार देखना जरूरी है। आखिर दोनों उसके साथ जाने को मान गए। अमावस की रात आ गई। आसमान पूरा काला था, चांद नहीं दिख रहा था। हवा भी धीरे धीरे चल रही थी। कुत्ते भी चुप थे। गांव के लोग जल्दी अपने घर में बंद हो गए। हर घर में दिया जल रहा था, लेकिन बाहर पूरा अंधेरा था। छोटू, मुन्ना और बबलू चुपके से अपने घर से निकले और धीरे धीरे गांव के बाहर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। तीनों एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गए। कुछ समय तक कुछ नहीं हुआ, सब शांत था। अचानक उन्हें लगा जैसे कोई चल रहा हो। बहुत हल्की आवाज आ रही थी। मुन्ना ने धीरे से कहा, छोटू चलो वापस चलते हैं। छोटू ने उससे चुप रहने को कहा और सामने देखने लगा। थोड़ी देर बाद अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। जैसे जैसे वह पास आती गई, तीनों का डर बढ़ता गया। अब वह साफ दिख रही थी। वह एक औरत थी। उसके बाल बहुत लंबे थे। उसने काली साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। तीनों के शरीर में डर भर गया। फिर उन्होंने देखा कि उसके हाथ में कुछ था। जब वह पास आई तो तीनों के होश उड़ गए। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था। बच्चा बिल्कुल शांत था। अचानक वह औरत रुक गई। उसने अपना सिर उठाया और सीधा उस झाड़ी की तरफ देखने लगी जहां तीनों छिपे थे, जैसे उसे सब पता चल गया हो। फिर वह धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। उसने धीरे से कहा, छिप क्यों रहे हो, बाहर आओ। यह सुनकर मुन्ना रोने लगा। बबलू कांपने लगा। छोटू भी डर गया। अचानक वह औरत तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। छोटू चिल्लाया, भागो। तीनों जान बचाकर भागे। पीछे से उस औरत की आवाज आई, तुम लोग नहीं बचोगे। किसी तरह तीनों अपने घर पहुंच गए। सुबह होते ही गांव में फिर रोना शुरू हो गया। इस बार मुन्ना का छोटा भाई गायब था। मुन्ना जोर जोर से रोने लगा। अब छोटू भी डर गया था। उसे समझ आ गया था कि यह सच है।
दोपहर को वह रामकली के पास गया। उसने पूछा, वह औरत कौन है? रामकली ने कुछ देर बाद कहा, वह पहले इंसान थी, इसी गांव की थी। छोटू हैरान रह गया। रामकली ने कहा, उसका नाम काली बड़की था। फिर वह धीरे से बोली, लेकिन उसे इस गांव ने ही राक्षस बना दिया। छोटू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछा, कैसे? रामकली ने कहा, असली डर उस औरत में नहीं है, असली डर इस गांव में छुपा है। छोटू को कुछ समझ नहीं आया। रामकली ने कहा, अगर सच जानना है तो आज रात फिर से उस पेड़ के पास जाना, और इस बार जो दिखेगा वह सबसे बड़ा डर होगा। रात होने का समय आ गया था। छोटू पूरे दिन चुप रहा। उसके दिमाग में बस रामकली दादी की बात घूम रही थी। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन अब वह सच जानना चाहता था। शाम होते ही वह फिर से मुन्ना और बबलू के पास गया। मुन्ना ने उसे देखते ही कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा भाई गायब हो गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बबलू ने भी कहा, हाँ, इस बार नहीं, अब यह खेल नहीं है। छोटू ने धीरे से कहा, यह खेल नहीं है, यही तो सच है। अगर आज नहीं गए तो कभी नहीं जान पाएंगे कि यह सब क्यों हो रहा है। दोनों कुछ देर चुप रहे, फिर डर के साथ ही सही वे तैयार हो गए। रात होते ही तीनों फिर से गांव के बाहर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। इस बार हवा और भी ठंडी थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तीनों फिर से उसी झाड़ी के पीछे छिप गए। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक एक अजीब सी रोने की आवाज आई। यह आवाज किसी बच्चे की नहीं थी, बल्कि एक औरत की थी। आवाज बहुत दुख भरी थी, जैसे कोई बहुत सालों से रो रहा हो। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। छोटू ने धीरे से कहा, यह वही है। थोड़ी देर बाद वही काली साड़ी वाली औरत सामने आई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उसके हाथ में कोई बच्चा नहीं था। वह पेड़ के पास बैठ गई और जमीन को हाथ से खुरचने लगी। फिर वह जोर जोर से रोने लगी। तीनों हैरान रह गए। मुन्ना ने धीरे से कहा, यह बच्चा खाने वाली लग ही नहीं रही। छोटू ने ध्यान से देखा। अचानक उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखा। वह डरते डरते झाड़ी से बाहर निकला। मुन्ना और बबलू ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वह नहीं रुका। वह धीरे धीरे उस औरत के पास पहुंच गया। औरत ने उसे देखा, लेकिन इस बार वह चिल्लाई नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, तू फिर आ गया। छोटू कांपते हुए बोला, तू कौन है? औरत ने जमीन की तरफ इशारा किया और कहा, यहां देख। छोटू ने जमीन को हाथ से हटाया। वहां उसे एक छोटी हड्डी दिखी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। औरत ने कहा, यह मेरे बच्चे की हड्डी है। छोटू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डरते हुए पूछा, क्या मतलब? औरत ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, बहुत साल पहले मैं भी इसी गांव में रहती थी। मेरा एक छोटा बच्चा था। मैं बहुत गरीब थी। गांव के कुछ अमीर लोग मुझसे नफरत करते थे। उन्हें लगता था कि मैं अपशकुन हूं। एक दिन गांव में बीमारी फैल गई। कुछ बच्चे बीमार हो गए। लोगों ने बिना सोचे समझे मुझे दोष दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं काला जादू करती हूं। छोटू चुपचाप सुन रहा था। औरत ने आगे कहा, एक रात वे लोग मुझे पकड़कर इसी पेड़ के पास लाए। उन्होंने मेरे सामने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने मेरे बच्चे को जिंदा जमीन में गाड़ दिया। यह सुनकर छोटू का शरीर कांप गया। औरत की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मैं अपने बच्चे को बचा नहीं पाई। मैं उसी रात मर गई। छोटू ने डरते हुए पूछा, फिर तू यह सब क्यों कर रही है? औरत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ गुस्सा था। उसने कहा, मैं बच्चों को नहीं खाती। तीनों चौंक गए। छोटू ने पूछा, फिर बच्चे गायब कैसे हो जाते हैं? औरत ने धीरे से कहा, मैं उन्हें बचाती हूँ। छोटू कुछ समझ नहीं पाया। औरत ने कहा, असली राक्षस मैं नहीं हूँ।
असली राक्षस इस गांव के लोग हैं। छोटू का दिल जोर से धड़कने लगा। औरत ने कहा, जो बच्चे गायब हुए हैं उन्हें गांव के कुछ लोग खुद ले जाते हैं। वे लोग आज भी वही करते हैं जो उन्होंने मेरे साथ किया था। छोटू की आंखें फैल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। औरत ने कहा, मैं उन बच्चों को उनके हाथ से छीन लेती हूँ और उन्हें छिपा देती हूँ। मैं उन्हें बचा रही हूँ। यह सुनकर तीनों सन्न रह गए। मुन्ना झाड़ी से बाहर आ गया और चिल्लाया, मेरा भाई कहाँ है? औरत ने उसकी तरफ देखा और कहा, वह जिंदा है। मुन्ना रोने लगा। छोटू ने पूछा, वह कहाँ है? औरत ने पेड़ के पीछे इशारा किया। तीनों वहां गए। वहां एक गड्ढा था, लेकिन उसके अंदर एक छोटा रास्ता था। अंदर हल्की रोशनी आ रही थी। तीनों ने अंदर झांक कर देखा। वहां कई बच्चे बैठे थे। मुन्ना का भाई भी उन्हीं में था। वह जिंदा था। मुन्ना दौड़कर उसे गले लगा लिया। तीनों की आंखों में आंसू आ गए। छोटू ने पीछे मुड़कर उस औरत को देखा, लेकिन अब वह वहां नहीं थी। सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। तभी पीछे से रामकली दादी की आवाज आई, तुम लोगों ने सच देख लिया। तीनों डर कर पीछे मुड़े। रामकली वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, अब तुम लोग जिंदा नहीं रह सकते। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। छोटू ने कांपते हुए पूछा, क्यों? रामकली दादी हंसने लगी और बोली, क्योंकि तुमने गांव का राज देख लिया। रामकली दादी की बात सुनते ही छोटू, मुन्ना और बबलू के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी तक जिस औरत को वे सबसे अच्छा मानते थे, वही अब सबसे खतरनाक लग रही थी। छोटू ने हिम्मत करके पूछा, दादी तुम क्या कह रही हो? रामकली धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर अब वह पुरानी ममता वाली बात नहीं थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, तुम लोगों ने जो देखा है वह इस गांव का सबसे बड़ा राज है। बबलू डरते हुए बोला, हम किसी को नहीं बताएंगे, बस हमें जाने दो। रामकली जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर तीनों का खून जम गया। वह बोली, अब जाने का कोई रास्ता नहीं है। छोटू ने चारों तरफ देखा। रात और भी गहरी हो गई थी। हवा ठंडी हो चुकी थी। पेड़ के पत्ते भी अजीब तरह से हिल रहे थे। छोटू ने धीरे से कहा, तुम ही बच्चों को ले जाती हो ना? रामकली ने सिर हिलाया और बोली, हां, लेकिन मैं अकेली नहीं हूं। तीनों चौंक गए। छोटू ने पूछा, और कौन है? रामकली ने हाथ उठाया और अंधेरे की तरफ इशारा किया। अचानक अंधेरे से कुछ परछाई सामने आई। धीरे धीरे 4-5 आदमी बाहर आए। उनके चेहरे पर कपड़ा बंधा था। आंखों में लालच साफ दिख रहा था। मुन्ना डर कर बोला, ये कौन है? रामकली ने कहा, ये वही लोग हैं जो सालों से बच्चों को गायब करते आ रहे हैं। छोटू का दिमाग घूम गया। उसने कहा, लेकिन लोग तो कहते हैं कि काली बड़की बच्चों को खाती है। रामकली हंसकर बोली, वही तो हमारा खेल है। हमने गांव वालों के दिमाग में डर भर दिया। सबको लगा कि एक भूत है और हम आराम से अपना काम करते रहे। तीनों के होश उड़ गए। छोटू ने गुस्से में कहा, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? रामकली का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने कहा, पैसे के लिए। छोटू ने पूछा, कैसे? रामकली ने कहा, शहर के कुछ लोग बच्चों को खरीदते हैं, हम उन्हें चुपके से दे देते हैं। तीनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। मुन्ना रोते हुए बोला, तुम लोगों ने मेरे भाई को भी ले जाना था। रामकली ने कहा, हां, लेकिन इस बार काली बड़की बीच में आ गई। छोटू ने जल्दी से पूछा, वह औरत कहां गई? रामकली ने गुस्से में कहा, वह मर चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी यहां भटक रही है। वह हमारे काम में रुकावट डालती है। वह बच्चों को हमसे छीन लेती है। बबलू ने डरते हुए कहा, तो वह बुरी नहीं है। रामकली चिल्लाई, नहीं, वह हमारे लिए सबसे बड़ी दुश्मन है। अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। अंधेरे में फिर से वही काली साड़ी वाली औरत दिखाई दी। काली बड़की वापस आ गई थी। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा लाल चमक रही थीं।
रामकली पीछे हट गई। उसने गुस्से में कहा, फिर आ गई तू। काली बड़की ने धीमी आवाज में कहा। आज मैं इन बच्चों को नहीं जाने दूंगी। रामकली चिल्लाई, ये हमारे हैं। काली बड़की ने कहा। ये किसी के सामान नहीं है। अचानक चारों आदमी बच्चों की तरफ बढ़े। छोटू ने मुन्ना और बबलू से कहा, भागो। लेकिन तभी उन आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया। तीनों छूटने की कोशिश करने लगे। मुन्ना का भाई जोर जोर से रोने लगा। तभी काली बड़की जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सबके कान बजने लगे। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। चारों आदमी जमीन पर गिर गए। उनकी पकड़ ढीली हो गई। छोटू, मुन्ना और बबलू छूट गए। छोटू ने जल्दी से कहा, सब भागो अंदर। तीनों बच्चों को लेकर उस गड्ढे वाले रास्ते में घुस गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन बाहर की आवाज साफ आ रही थी। रामकली गुस्से में चिल्ला रही थी। वह कह रही थी, आज इसे खत्म करना ही होगा। बाहर जोर जोर की आवाज आ रही थी, जैसे कोई लड़ाई चल रही हो। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। फिर सब शांत हो गया। अंदर बैठे बच्चों की सांस अटक गई। छोटू ने धीरे से कहा, अब क्या हुआ? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद बाहर से धीमी आवाज आई। छोटू बाहर निकला। उसने देखा जमीन पर खून फैला हुआ था। चारों आदमी बेहोश पड़े थे। रामकली जमीन पर गिरी हुई थी और काली बड़की पेड़ के पास खड़ी थी, लेकिन इस बार वह कमजोर लग रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा था। छोटू उसकी तरफ भागा। उसने कहा, तुम ठीक हो? काली बड़की ने उसे देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, अब समय आ गया है। छोटू घबरा गया। उसने पूछा, किस बात का समय? काली बड़की ने कहा, सच खत्म नहीं हुआ है, अभी असली खतरा बाकी है। छोटू का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। उसने पूछा, क्या मतलब? काली बड़की ने धीरे से कहा, इस गांव में सिर्फ ये लोग ही नहीं है, और भी है। यह सुनकर छोटू के चेहरे का रंग उड़ गया। छोटू के कानों में काली बड़की की बात गूंज रही थी। उसने कहा था कि असली खतरा अभी बाकी है। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। आसमान अभी भी काला था। हवा ठंडी थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी सनसनी थी। छोटू ने मुन्ना और बबलू को बाहर बुलाया। तीनों धीरे धीरे गड्ढे से बाहर निकले। बाहर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। रामकली जमीन पर पड़ी थी, लेकिन वह मरी नहीं थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह धीरे धीरे हंस रही थी। छोटू डरते हुए बोला, यह अभी जिंदा है। अचानक रामकली उठकर बैठ गई। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन डर से भरी हुई थी। उसने कहा, तुम लोग सोचते हो कि तुम जीत गए? तीनों पीछे हट गए। रामकली ने धीरे से कहा, असली खेल तो अब शुरू होगा। छोटू ने गुस्से में कहा, अब क्या बाकी है? रामकली ने हंसकर कहा, तुमने सिर्फ छोटे लोगों को देखा है, बड़े लोग अब भी बाकी है। छोटू को उसकी बात समझ नहीं आई। तभी अचानक गांव की तरफ से ढोल की आवाज आने लगी। रात के इस समय ढोल बजना बहुत अजीब था। मुन्ना डरते हुए बोला, यह क्या है? छोटू ने कहा, चलकर देखते हैं। तीनों धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़े। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, उनका दिल बैठ गया। पूरा गांव जाग रहा था। हर घर से लोग बाहर निकले हुए थे। बीच में एक बड़ा सा अलाव जल रहा था और उस अलाव के चारों तरफ गांव के बड़े लोग खड़े थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, लेकिन आंखों में कुछ और ही था। छोटू ने धीरे से कहा, यह सब क्या कर रहे हैं? तभी उसे गांव का मुखिया दिखाई दिया। मुखिया जोर से बोला, आज की रात खास है, आज हम अपना काम पूरा करेंगे। छोटू के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे अब समझ आने लगा था कि यह सब पहले से चलता आ रहा था। मुन्ना ने डरते हुए कहा, ये लोग भी इसमें शामिल है। छोटू ने सिर हिलाया। तभी दो आदमी एक छोटे बच्चे को पकड़ कर लाए। वह बच्चा जोर जोर से रो रहा था। छोटू का खून खौल गया। उसने कहा, हमें कुछ करना होगा। बबलू ने कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? छोटू ने इधर उधर देखा।
अचानक उसे पीछे वही काली बड़की दिखाई दी। वह दूर खड़ी थी, लेकिन इस बार बहुत कमजोर लग रही थी। उसने हाथ से इशारा किया, जैसे वह छोटू को कुछ समझा रही हो। छोटू ने ध्यान से देखा, वह पेड़ की तरफ इशारा कर रही थी। छोटू को कुछ याद आया। वह धीरे से बोला, इस पेड़ में कुछ राज है। तीनों चुपके से फिर से उस पेड़ के पास गए। छोटू ने जमीन को खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में उससे एक पुराना डिब्बा मिला। उसने डिब्बा खोला। अंदर कुछ पुराने कागज थे। छोटू ने कागज पढ़ा। उसकी आंखें फैल गईं। उसमें लिखा था कि सालों पहले गांव के कुछ लोगों ने काली बड़की और उसके बच्चे के साथ जो किया था वह सच था, और उसी दिन से हर साल वे लोग एक बच्चे की बलि देते थे। यह सब एक पुरानी कसम के कारण हो रहा था। छोटू के हाथ कांपने लगे। मुन्ना ने पूछा, क्या लिखा है? छोटू ने कहा, ये लोग हर साल एक बच्चे को मारते हैं। बबलू के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। तभी पीछे से आवाज आई, तो तुम लोगों ने सब जान लिया। तीनों पीछे मुड़े। मुखिया उनके सामने खड़ा था। उसके साथ कई लोग थे। मुखिया ने कहा, अब तुम लोगों को भी जिंदा नहीं छोड़ सकते। तीनों के दिल बैठ गए। छोटू ने हिम्मत करके कहा, तुम लोग राक्षस हो। मुखिया हंस पड़ा। उसने कहा, हम जो करते हैं वह इस गांव के लिए करते हैं। अगर यह बलि नहीं देंगे तो गांव खत्म हो जाएगा। छोटू ने कहा, यह सब झूठ है। तभी अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। पेड़ जोर से हिलने लगा। काली बड़की फिर से सामने आ गई। इस बार उसकी आंखें और भी तेज चमक रही थीं। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, आज ये सब खत्म होगा। मुखिया और उसके लोग डर गए, लेकिन फिर भी वे पीछे नहीं हटे। अचानक आग बहुत तेज भड़क गई। पूरा माहौल डर से भर गया। छोटू को लगा कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हवा बहुत तेज चल रही थी। पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। पूरा गांव जैसे किसी डर के जाल में फंस गया था। छोटू, मुन्ना और बबलू बीच में खड़े थे। चारों तरफ गांव वाले और सामने काली बड़की। मुखिया ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, इसे खत्म करो। उसके इशारे पर कई आदमी आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे काली बड़की के पास पहुंचे, अचानक तेज हवा का झोंका आया और सब लोग पीछे गिर गए। काली बड़की ने हाथ उठाया। उसकी आवाज गूंज उठी, आज कोई बच्चा नहीं मरेगा। गांव वाले डर गए, लेकिन मुखिया पीछे नहीं हटा। उसने कहा, अगर बलि नहीं दी तो गांव खत्म हो जाएगा। काली बड़की ने जोर से कहा, झूठ। उसकी आवाज सुनकर सब सन्न रह गए। छोटू ने ध्यान से देखा। पहली बार काली बड़की का चेहरा साफ दिख रहा था। वह डरावनी जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। उसने धीरे से कहा, तुम लोगों ने सालों से झूठ फैलाया है। कोई बलि जरूरी नहीं थी। तुम लोगों ने सिर्फ अपने डर और लालच के लिए बच्चों की जान ली। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मुखिया गुस्से में चिल्लाया, इसकी बात मत सुनो। लेकिन अब लोगों के मन में शक आ गया था। छोटू आगे बढ़ा। उसने जोर से कहा, हमने सब देखा है। तुम लोग ही बच्चों को ले जाते हो। यह सुनकर गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग डर गए, कुछ लोग गुस्से में आ गए। तभी मुन्ना अपने भाई को लेकर आगे आया। उसने कहा, यह जिंदा है। अगर काली बड़की बुरी होती तो यह बचता कैसे? अब धीरे धीरे सच सामने आने लगा। कुछ गांव वाले मुखिया के खिलाफ खड़े हो गए। मुखिया को समझ आ गया कि अब उसका राज खुल चुका है। वह चिल्लाया, सबको खत्म कर दो। लेकिन इस बार कोई आगे नहीं बढ़ा। लोग पीछे हट गए। तभी अचानक आग और तेज हो गई। मुखिया डर गया। काली बड़की उसकी तरफ बढ़ी। उसने कहा, आज तेरे पाप का हिसाब होगा। मुखिया भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में फंस गए। वह गिर गया। उसने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। काली बड़की ने कहा, जब मेरा बच्चा रो रहा था तब तुझे दया नहीं आई। आज तुझे भी वही दर्द महसूस होगा। अचानक जमीन कांपने लगी। जहां सालों पहले बच्चे को दबाया गया था
वही जगह फट गई। मुखिया उसी गड्ढे में गिर गया। उसकी चीख दूर तक सुनाई दी। फिर सब शांत हो गया। हवा धीरे धीरे रुक गई। आग भी कम हो गई। गांव में सन्नाटा छा गया। सब लोग डर के मारे खड़े रहे। छोटू ने काली बड़की की तरफ देखा। अब उसका चेहरा बदल रहा था। उसकी आंखों की लाल रोशनी कम हो रही थी। वह धीरे से मुस्कुराई। उसने छोटू से कहा, अब मेरा काम खत्म हो गया। छोटू ने पूछा, अब तुम क्या करोगी? उसने कहा, अब मुझे शांति मिलेगी। मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए भटक रही थी। अब उसका बदला पूरा हो गया। छोटू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम बुरी नहीं थी। काली बड़की ने कहा, लोग अक्सर सच जाने बिना फैसला कर लेते हैं। फिर उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। कुछ ही पल में वह हवा में मिल गई। सुबह होने लगी। सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी। गांव के लोग चुप थे। आज सब कुछ बदल गया था। जिन लोगों ने यह सब किया था उनका सच सामने आ गया था। बाकी लोग पछता रहे थे। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई बच्चा गायब नहीं हुआ। पीपल का पेड़ अब डर का नहीं बल्कि सच का निशान बन गया। और छोटू अब वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह जान गया था कि असली डर भूत में नहीं, इंसान के अंदर होता है।